So hello everyone, my name is Kishan Jaiswal and I am here for discussing bi-weekly contest 144 which was organized by LICO. So in the contest there was total 4 questions, one was easy and 2 were medium and one was hard. So let's go toward our first question. So our first question was minimum element after replacement with digit sum. तो हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक तो इंटीजर अरे नम्स गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि ईच एलिमेंट नम्स के जो हर एक एलिमेंट है उसको रिप्लेस करना है उसके डिजिट के सम से, ठीक। और आफ्टर द रिप्लेसमेंट हमें उस जो हमारा नया अरे क्रिएट हुआ है उसमें जो मिनिमम एलिमेंट है हमें वो रिटर्न करना है। हम पहला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है एक अरे गिवन है 10 12 13 और 14, ठीक है। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है 10, इसके डिजिट्स का सम हुआ 1, इसके डिजिट्स का सम हुआ 3, इसके डिजिट का सम हुआ 4 और इसके डिजिट का सम हुआ 5। और जो इसमें हमारा सबसे मिनिमम है वो 1 है, तो हम 1 को रिटर्न कर दें। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में था, ठीक है। तो बेसिकली हम रिप्लेसमेंट करने की जगह हम 1 गो में इसको निकाल लेंगे। कैसे कि पहले हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि हम अपने अरे पे ट्रेवल्स कर रहे होंगे। आफ्टर दैट हम लोग एक वाइल लूप अंदर चलाएंगे जब तक हमारा पी जो है वो 0 नहीं हो जाता, और एक सम के अंदर पी के डिजिट्स को हम ऐड करते रहेंगे। जिस पॉइंट पे हमारा पी जो है वो 0 हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मिनिमम काउंट कर लेंगे कि जो हमारा मिनी है मिनी कॉमा सम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड में मैंने ये कर रखा है कि एक पहले ही मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया मिनी नाम से, जिसको मैंने इनिशियली इंट मैक्स दे दिया, ठीक। उसके बाद फिर मैं अपने अरे के ऊपर ट्रेवल्स कर रहा हूँ, लाइक इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक अपना वेरिएबल बनाया सम, उसको मैंने इनिशियली 0 रखा है। फिर मैं अपना एक वाइल लूप चला रहा हूँ कि जब तक मेरा पी 0 नहीं हो जाता, और पी के अंदर जितने भी मेरे डिजिट्स है उसको मैं सम के अंदर ऐड करता जा रहा हूँ। आफ्टर दैट जैसे मेरा पी 0 हो गया, वाइल लूप खत्म हुआ, मैं अपना जो सम और मिनी में से जो भी मेरा मिनिमम होगा उसको मिनी वाले वेरिएबल में स्टोर करूँगा और मिनी को मैं रिटर्न करूँगा। ये मेरा कोड था, आई होप आपको समझ में आएगा। सो लेट्स गो टुवर्ड आवर सेकंड क्वेश्चन। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन विच इज मैक्सिमाइज द टोटल हाइट ऑफ यूनिक टावर्स। तो हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यू आर गिवन एन अरे मैक्सिमम हाइट, हमें एक मैक्सिमम हाइट नाम पे एक अरे गिवन है, वेयर मैक्सिमम हाइट मोव्स इन मैक्सिमम हाइट द ith टावर कैन बी असाइड। जिसमें जो मैक्सिमम हाइट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो डिनोट किए गए हैं कि जो हमारी मैक्सिमम जो हमारी टावर की जो मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम हाइट आई के जितने ही असाइन कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है 2343, तो हम पहले इंडेक्स पे जो 0th इंडेक्स पे उस पर 2 से बड़ा टावर नहीं डाल सकते, 2 से छोटा टावर डाल सकते, पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। So your task is to assign a height to each tower so that the height of the ith tower is a positive integer and does not exceed maximum height I, ठीक है। और साथ में जो कोई भी दो टावर होंगे उनकी हाइट सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो और फिर बाद में हमें रिटर्न कर देना है मैक्सिमम पॉसिबल टोटल सम ऑफ द टावर हाइट्स। इफ इट्स नॉट पॉसिबल टू असाइन हाइट्स रिटर्न -1। तो जो हमारी तो कंडीशन है, first condition, the height of the ith tower is positive integer and it does not exceed maximum height I, ये तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। दूसरा कि नो टू टावर्स हैव द सेम हाइट। तो हमारी जो कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन है हमारी, ये पॉइंट आउट कर रही है कि जो हमारा ये अरे बनेगा वो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। मतलब कि ये कि अगर हम इस वाले अरे को पहले डिक्रीमेंट ऑर्डर में सॉर्ट कर दें, ठीक है, उसके बाद फिर इस अरे को एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अरे बनाने की ट्राई करें, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो
हर बारी मैक्सिमम आउटपुट देगा और दोनों कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई भी करेगा। कैसे, एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास अरे है 2 3 4 3, ठीक है। तो पहले हम इसको एक काम करते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मेरा अरे बना 3 4 3 3 एंड 2। उसके बाद फिर इसको मैं नॉन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाता हूँ। जैसे कि 4 3, अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, तो मुझको 2 करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 नहीं रह सकते स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में रखना है, तो उसको यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। और अब जो इसका सम आया वो आया हमारे पास 10, विच इज दी आर आउटपुट। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं जो इसकी अप्रोच क्या रहेगी। कि पहला स्टेप हमारा यही है कि पहले तो हम जो भी हमें अरे मिला है उसको हम डिक्रीमेंट ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे सॉर्टेड अरे के ऊपर 1 से n-1 तक, और चेक करेंगे कि हमारा अरे आई ग्रेटर देन इक्वल टू अरे i-1 है या फिर नहीं। अगर होता है तो हम अपने अरे आई को अरे i-1 -1 के अरे आई को असाइन कर देंगे अरे i-1 के लिए, जिससे कि जो हमारा अरे है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहे। और एंड आफ्टर दैट हम जो भी हमारी हमने जो भी हमारे जो भी हमने नई हाइट असाइन करी टावर्स को, उनको सम कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। एक बार अच्छे से समझने के लिए और इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर था अरे 2 3 4 3, है ना। हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया 4 3 3 एंड 2, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया हमारा 0 1 2 3। हमने अपना आई स्टार्ट किया 1 से, और फिर चेक करने के क्या हमारा आई जो है वो i-1 से छोटा है कि नहीं। इसमें i-1 हमारा हुआ 4, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने आई को बढ़ा देंगे आगे। मेरा आई आया यहाँ पर। अगेन मैंने चेक किया कि मेरा आई जो है वो i-1 से बड़ा है फिर बराबर है कि नहीं। तो इस केस में मेरा अरे आई हो जाएगा 3, और जो है मेरा बराबर हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अरे आई के अंदर अरे i-1 -1 की वैल्यू डाल दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा जो अरे है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन होगा। जैसे यहाँ पे 4 3, अब अरे आई के अंदर अरे i-1 कितना है, 3 -1 विच इज इक्वल टू 2, है ना। तो अब मेरा यहाँ पर आ गया 2 अगेन, और मेरा थर्ड इंडेक्स पे क्या था, वो ऑलरेडी 2 था। अब मेरा आई वापस आया यहाँ पर, ठीक है। आई मेरा वापस यहाँ पर आ गया। अब वापस इसने चेक किया कि मेरा बराबर है क्या, बड़ा है, लेकिन बराबर है। अगेन मैंने फिर क्या करा, अरे i-1 वापस से करा। तो अरे आई के अंदर अरे i-1 मेरा 2 होगा, -1 की वैल्यू असाइन करें विच इज 1। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। एक बार इसके कोड की तरफ भी देख लेते हैं। मैंने कोड ऑलरेडी कर रखा है इसका। तो वही पहले मैंने अपना अरे सॉर्ट किया तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद फिर मैंने ट्रैवर्स किया 1 से n-1 तक, और हर बारी चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा एम एच आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम एच आई-1 है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो मैं एम एच आई के अंदर एम एच आई -1 की वैल्यू असाइन कर दूंगा। और अगर मेरा एम एच आई 1 से कम हो जाता है तो उसका मतलब है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं उसको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग टावर्स को हाइट दे सकूँ। तो उस सिनेरियो में हम -1 रिटर्न कर देंगे।
उसके बाद फिर अगर जैसे हमारे वाला लूप खत्म होगा, उसके बाद फिर हम जो भी हमने टावर को असाइन करी है वैल्यूज, उनका सम करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो टू आवर थर्ड क्वेश्चन। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसीक्वेंस। तो हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्ट्रिंग गिवन है, वर्ड वन और वर्ड टू। और string x is called almost equal to y if you can change at most one character in x to make it identical to y। कि एक स्ट्रिंग x को हम ऑलमोस्ट इक्वल टू y हम तब कहेंगे जब हम x के अंदर एटमोस्ट एक कैरेक्टर को चेंज करके x को y के आइडेंटिकल बना सके, ठीक है। ये subsequence of indices sequence is called valid if the indices are sorted in ascending order, ठीक है। Concatenating the characters at these indices in word 1 in the same order result in string that almost equal to word 2. Return an array of size word 2 dot length representing the lexicographically smallest valid subsequence of indices. If no such sequence of indices exists, return an empty array. तो हमें जो indices रिटर्न करने हैं वो lexicographically smallest indices जो है वो रिटर्न करना है, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ही मेरी वैलिड सीक्वेंस के इंडाइसेस होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन ढंग से समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लेते हैं, ठीक। तो मेरे पास जो अरे थी वो थी VBCCA, वर्ड वन इज VBCCA एंड वर्ड टू इज ABC, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो अगर मैं V की जगह A रख दूं तो मेरे पास स्ट्रिंग बन जाएगी ABCCA और वर्ड टू है मेरे पास ABC। तो मैं एक स्ट्रिंग ABC जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो मैं इंडेक्सेस रिटर्न करूंगा वो रिटर्न करूंगा 0 1 और 2, ठीक। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। BACDC एंड ABC, BACDC एंड ABC, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या मेरा पहला कैरेक्टर मैच कर रहा है, नहीं। क्या मैं अगर इसको A बना दूं, AACDC, तो फिर तो क्या मैं तब भी क्या ये मेरे को ABC दे पाएगा, B नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये वैलिड नहीं है, मैं स्टार्टिंग के इंडेक्स पे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं अच्छा ये मैच कर गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। C और B, अगर मैं C को B बना दूं तो मेरे पास स्ट्रिंग बन जाएगी BA D एंड C। तो क्या मैं ABC क्रिएट कर सकता हूँ, ABC, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस क्या हुए इसके, 1 2 एंड 4। ये लेक्सिकोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट है और मैं इसको रिटर्न भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसका आंसर देखना चाहूँ तो 1 2 एंड 4, है ना। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की अप्रोच की तरफ चलते हैं। मैं अगर एक सफिक्स अरे ऐसा क्रिएट कर लूँ जिससे मुझे जिसके थ्रू मुझे ओवन टाइम में पता चल जाए, ठीक है, कांस्टेंट टाइम में मुझे पता चल जाए कि इस इंडेक्स से आगे मुझे कितने कैरेक्टर्स की ज़रूरत है, समझ रहे हो। कि जैसे इंडेक्स आई पर मैं आ गया और मुझे इस इंडेक्स पे आने के बाद मुझे ये पता चल जाए कि अ, इस इंडेक्स से आगे से खाली मेरा एक कैरेक्टर ऐसा जो मिसमैच कर रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। तो पहले हम सफिक्स कैसे क्रिएट करेंगे ये देख लेते हैं। तो जो मेरा सफिक्स अरे जो बनेगा, है ना, वो उसकी लेंथ होगी n+1,
2 3 4 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मैं पीछे से चेक करूंगा और हाँ, एक मेरा पॉइंटर रहेगा ptr, ठीक, जो कि मेरा m पे होगा। m मेरा वर्ड 2 का साइज है और n मेरा वर्ड 1 का साइज है, तो m जो है मेरा अभी 3 पर है। ठीक है, और मैं हर बारी क्या चेक करूंगा कि इफ मेरा वर्ड 1 आई बराबर इक्वल है वर्ड 2 ptr -1 के, है ना। अगर मेरा m इक्वल टू 3 है तो ptr -1 मेरे को सेकंड इंडेक्स देगा वर्ड 2 का। ठीक, तो मैं अपना ptr एक कम कर दूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा एक पॉइंटर जो है, यहाँ पर एक मेरा कैरेक्टर जो है मैच कर गया है। तो मुझे अब इससे आगे जो है मेरे को एक कैरेक्टर लेस ही ढूंढना है मेरे को, है ना। जैसे मैं अभी बात कर ही रहा था इस चीज पर। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सफिक्स के अंदर, अच्छा, और अदरवाइज मैं क्या करता रहूंगा, सफिक्स आई के अंदर वो पॉइंटर जो है वो डालता रहूंगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। जैसे अगर m मेरा जब 3 था, ठीक है, तो वर्ड आई और आई मेरा 4 है, तो वर्ड आई मेरा चेक किया a, ठीक है, और m ptr -1 मेरा हो गया c। क्या ये बराबर है क्या? नहीं। तो मैं सफिक्स आई मेरा 4 था, सफिक्स आई के अंदर ptr डाल दूंगा विच इज 3। ठीक, अब मेरा आई मेरा घटकर यहाँ से 3 पर आ गया। अब क्या मेरा c बराबर है क्या c के? जी बिल्कुल बराबर है। तो अब मेरा पॉइंटर जो है एक माइनस माइनस होगा, पॉइंटर मेरा माइनस माइनस होकर 2 हुआ और सफिक्स के अंदर 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन मेरा आई घटकर 2 पर आ गया। ठीक है, पॉइंटर मेरा जो है वो 2 है। ठीक, तो 2 -1 विच इज b। ठीक, तो क्या c इक्वल टू b है? नहीं, तो मेरा अगेन 2 आएगा। ठीक है, अब आई बढ़कर मेरा आ गया 1 पर। ठीक है, फिर से चेक किया क्या b इक्वल टू b है? हाँ, पॉइंटर घट के हुआ मेरा 1, पॉइंटर घट के हो गया मेरा 1 और तो सफिक्स आई के अंदर मेरा आ गया 1। ठीक है, अब आई मेरा आ गया यहाँ पर 0 पर। अगेन फिर से चेक हुआ क्या मेरा v बराबर है b के? b के लिए चेक होगा, हाँ जी हाँ। ठीक है, तो नहीं, तो फिर अगेन मेरा यहाँ पर आ गया 1। अब अगर हम इसके अंदर देखें, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अगर मेरा जब m इक्वल टू 3 पे था तो मुझे कितने कैरेक्टर्स की जरूरत थी अपना वर्ड 2 बनाने के लिए? 3 कैरेक्टर्स की एबीसी मुझे एक भी नहीं मिल पाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, जब मेरा इंडेक्स जो है वो m जो है मेरा 3 पर आया, ठीक है, तो मेरे सफिक्स वैल्यू 3 में 2 था क्योंकि मेरा सी और सी मैच कर गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझसे खाली 2 कैरेक्टर की नीड है मेरे को अपना पूरा वर्ड बनाने के लिए एबीसी। ठीक है, सेम गोज फॉर सफिक्स 2, जब मेरा सी था, ठीक है, तब भी मेरे को 2 की जरूरत थी। जब मेरा आई इक्वल टू बी पे आया, बी भी मैच किया, हाँ, तो फिर मेरे को फिर एक की जरूरत थी सिर्फ खाली, है ना। तो इस तरह से मैं ये चीज स्टोर कर सकता हूँ कि हाँ, मुझे किस पॉइंट पर कितने वर्ड्स की नीड है ताकि मैं अपना वर्ड 2 क्रिएट कर सकूँ वर्ड 1 के थ्रू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे। ठीक है, मैं अपना पॉइंटर अगेन, जो मेरा पॉइंटर होगा अगेन मैं उसको 0 पे रखूंगा। ठीक है, और मैं अपना लूप चलाऊंगा 1 से n तक। ठीक है,
सॉरी, तो मैं अपना अगेन लूप चलाऊंगा 0 से n तक, ठीक। और ये चेक करता रहूंगा कि क्या मेरा और मैं ये चेक करता रहूंगा कि क्या मेरा वर्ड आई और वर्ड 1 आई और वर्ड 2 पॉइंटर अगर बराबर है तो उसको अपने रिजल्ट वाले वेक्टर में ऐड करता रहूंगा। कैसे, एक मिनट, इसको ऊपर से ले आते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर हूँ, आई मेरा यहाँ पर है अभी, ठीक है। फिर मैंने चेक किया पहले कि क्या मेरा पॉइंटर जो है पीटीआर जो है, इफ माई पीटीआर इज इक्वल टू एम है, मतलब कि मैं अपना वो वर्ड बना चुका हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर इफ वर्ड 1 आई इज इक्वल टू वर्ड 2 पीटीआर है, तो मैं अपने उस वाले इंडेक्स को आंख बंद करके अपने रिजल्ट के अंदर पुश करवा दूंगा, ठीक। और अपना जो पॉइंटर है पीटीआर उसको एक बढ़ा दूंगा, ठीक है। एल्स इफ अगर ये नहीं होता है तो मैं क्या चेक करूंगा कि सफिक्स आई इज लेस देन इक्वल टू पीटीआर प्लस 1 है कि नहीं। ऐसा क्यों कि जैसे यहाँ पे देखो आप, इस वाले सफिक्स के अंदर जब मेरा पॉइंटर मेरा 0 था, ठीक है, 1 है, ठीक, मतलब कि मेरे को एक ही वर्ड की नीड है जिससे कि मैं अपना आगे जिससे मैं अपना आगे वर्ड जो 2 है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्या मैं उसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं एज ए रिजल्ट काउंट कर लूंगा और अपने रिजल्ट में ऐड करवा दूंगा पुश आई, और अपना पॉइंटर जो है वो एक बढ़ा दूंगा प्लस प्लस, ठीक। अपना पॉइंटर एक बढ़ा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसी में फिर मैं एक लूप लगाऊंगा, ठीक, फॉर लूप, जो कि मेरा चलेगा आई प्लस 1 से लेस देन एन तक, ठीक। और वो जो मेरा आगे की जो मेरा अरे है उसको क्रिएट करने की ट्राई करेगा। अगर मेरा वो क्रिएट कर जाता है, ठीक है, तो वहां से हम ब्रेक करेंगे और लास्ट में चेक कर लेंगे कि इफ जो मेरा पीटीआर है अगर बराबर नहीं है एम के, तो मैं रिटर्न कर दूंगा एक एम्प्टी वेक्टर, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट, ठीक है। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। मैंने इसका कोड ऑलरेडी कर रखा है, तो एक बार कोड देख लेते हैं ताकि हमें ढंग से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो दिस इज माई कोड, ठीक है। तो पहले मैंने वर्ड 1 का साइज ले लिया और वर्ड 2 का साइज ले लिया। वर्ड 1 का साइज एम के अंदर, वर्ड 2 का साइज एम के अंदर एक सफिक्स बना लिया एम प्लस 1 से। स्टार्टिंग में मैंने सब में 0 डाला है, एक पॉइंटर बना लिया एम पर, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था। फिर मैंने अपना वर्ड 2 के ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ n-1 से, मतलब पीछे से आइटरेट करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा पॉइंटर 0 नहीं है, ठीक है, ये भी चेक होगा, और मेरा पॉइंटर 0 नहीं है, ठीक है, और मेरा वर्ड 2 पॉइंटर -1 इज इक्वल बराबर है वर्ड 1 के, तो मैं अपना एक पॉइंटर कम कर दूंगा जिससे कि मेरे को पता चला कि हाँ मेरा एक कैरेक्टर से मैच करके अब मुझे एक लेस कैरेक्टर की नीड है, मतलब उससे एक लेस कैरेक्टर की नीड। जैसे अगर ए बी सी में मेरा सी मैच हो गया तो मेरे को पहले ए बी के लिए सर्च करना है ना, तो उसका काउंट एक तरह से मेरे को उसका काउंट आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फिर सफिक्स आई के अंदर मैंने पीटीआर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक वेक्टर आंसर बना लिया, इसके अंदर अपना सारे इंडेक्सेस स्टोर करने वाला हूँ। एक पॉइंटर वापस मैंने 0 पे रखा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना आइटरेटर वापस 0 से चलाया n तक के लिए, ठीक। अगर मेरा पॉइंटर जो है बराबर है m के, मतलब कि मुझे वर्ड मिल गया है, तो मैं वहां से ब्रेक कर जाऊंगा, ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो अगर वर्ड आई मेरा वर्ड 2 के बराबर है, तो मैं आई को अपना एज अ रिजल्ट आंसर
कंसीडर करके अपने आंसर के अंदर डाल दूंगा और पॉइंटर एक बढ़ा दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं क्या चेक करूंगा कि क्या मेरा सफिक्स i+1 लेस देन इक्वल टू ptr+1 है। ptr+1 इसलिए क्योंकि मैं एक को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो अगर मेरे पास एक का डिफरेंस भी है तो मेरे को कुछ से दिक्कत नहीं है, मैं उसको अपने एज ए रिजल्ट काउंट करके आगे काम कर सकता हूँ। तो मैंने इसलिए ptr+1 लिया, उसके अंदर क्या करा, आंसर डॉट पुशबैक आई, उसको मैंने अपना आंसर कंसीडर कर लिया, फिर पॉइंटर को बढ़ाया। उसके बाद से मैं उसके आगे क्या चेक कर रहा हूँ i+1 से कि क्या मैं वहां से वर्ड बना सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। क्या अगर मैं वहां से वर्ड बना सकता हूँ, ठीक है, तब तो मेरा जो ptr इजिकल टू m हो जाएगा, एक पॉइंट पे आके वहां से ब्रेक करेगा, ठीक। अगर नहीं कर पाऊंगा तो मेरा याला पूरा फोर लूप कंप्लीट होगा, ठीक है, और यहाँ से ब्रेक करेगा। अगर मेरा फोर लूप यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है, तो मेरी वाली कंडीशन कभी ट्रिगर नहीं करेगी और मेरा आंसर रिटर्न होगा। अगर मेरा फोर लूप यहाँ से ब्रेक करता है तो मेरा एक एम्प्टी अरे रिटर्न होगा, जो कि ये बताएगा कि हाँ ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम ये चीज़ क्रिएट कर सके, ठीक है। आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। So our question is find the appearance of first almost equal substring। तो हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्ट्रिंग गिवन है एस और पैटर्न, ठीक है, और a string x is called almost equal to y if you can change at most one character in x to make it identical to y। कि एक स्ट्रिंग x ऑलमोस्ट इक्वल टू वाई हम तब कह सकते हैं जब हम उस x के अंदर एटमोस्ट ज़्यादा एक कैरेक्टर चेंज करके हम x को y के आइडेंटिकल बना दें। कैसे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक स्ट्रिंग ABCDEFG और पैटर्न है BCDFFG, ठीक है। अब BCDFFG है और ये BCDEFG है। अगर मैं E को चेंज करके F बना दूं तो मेरी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ABCDFFG, और मेरा पैटर्न क्या है, BCDFFG। BCDFFG और मेरा पैटर्न दोनों मैच कर रहे है ना। और मैंने खाली एक ही कैरेक्टर को जो है चेंज करा है F के अंदर, जो कि वैलिड है क्योंकि मेरे को ये चीज़ गिवन है कि मैं एटमोस्ट एक कैरेक्टर जो है चेंज कर सकता हूँ। और चेंज करने के बाद अगर मैं X स्ट्रिंग को Y स्ट्रिंग के आइडेंटिकल बना दूंगा तो उसके बाद फिर हमें जो हमने आइडेंटिकल स्ट्रिंग बना दी है, हमने स्मॉलेस्ट स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग इन एस दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पैटर्न। कि भाई जैसे हमने यहाँ पर BCDFFG और BCDFFG पैटर्न को और इस सब स्ट्रिंग को इक्वल बनाया, और उसकी पहले इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 है ना, 1। तो अब मुझे 1 को रिटर्न करना है। यही मेरा क्वेश्चन है कि S is that is almost equal to pattern if no such index exists return -1। और अगर ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं पॉसिबल नहीं है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। A substring is a contiguous non-empty subsequence of character within a string, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो कंस्ट्रेंट है वो है 3 × 10⁵ तो 3 × 10⁵ में अगर मैं n² सोल्यूशन डालता हूँ पैटर्न मैचिंग का, कि एक नाइव अप्रोच यूज़ करता हूँ पैटर्न मैचिंग के लिए, तो मेरी जो मेरी कंस्ट्रेंट्स है जैसे 10⁵ है, ये n² के लिए हो जाएगा 10⁻10, जो कि मेरा TL ही दे सकता है अगर मैं नाइव अप्रोच यूज़ करता हूँ पैटर्न मैचिंग के लिए, ठीक है। तो हम इसके अंदर पैटर्न मैचिंग के लिए हम जी एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, ठीक। तो और उसमें भी हम थोड़ा सा ट्विस्ट है कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर हमें एग्जैक्टली पैटर्न को मैच फाइंड नहीं करना है, क्योंकि अगर एक जैसे ई को मैंने चेंज किया एफ में, तो उसके बाद मेरे जो है वो पैटर्न मेरे को मिल रहा है इसके अंदर, है ना, तो मैं उस चीज़ को भी ले सकता हूँ। तो इसकी अप्रोच कुछ इस तरह से है कि मुझे पैटर्न मैच करना होगा सफिक्स के लिए अलग और प्रीफिक्स के लिए अलग, ठीक है। कि सफिक्स के लिए मेरे पास कितने जो है पैटर्न के अंदर मेरी सबस्ट्रिंग बन पा रही है, कितने मैक्सिमम लेंथ की,
और सफिक्स के लिए भी सेम चीज़ मैं चेक करूँगा कि पीछे से आते हुए कि कितनी कैरेक्टर जो है मैं मैच कर पा रहा हूँ स्ट्रिंग एस के अंदर। एक बार इधर देख लेते हैं। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई एफ जी और पैटर्न है बी सी डी एफ एफ जी, ठीक है। तो जो मेरी टोटल स्ट्रिंग बनेगी मैं इन दोनों को कंप्यूट कर दूंगा कि पहले पैटर्न वाली स्ट्रिंग पहले पैटर्न वाली स्ट्रिंग बी सी डी एफ एफ जी, देन बीच में एक ऐसा कैरेक्टर जो दोनों ही स्ट्रिंग में ना हो उसको डालूंगा। उसके बाद फिर जो मेरा स्ट्रिंग है उसको रखूंगा जिससे मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकूँ, है ना। अब इसमें क्या है कि अ, हाँ, अब मैं जो है अपना स्ट्रिंग मैचिंग कैसे करनी है वो चीज़ देख लूँगा। जैसे कि बी सी जो मेरा पहला इंडेक्स है 0, उसके लिए तो हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि वो किसी से मैच ही नहीं कर सकता। देन क्या सी मेरा बी से मैच कर पा रहा है? एक मिनट, क्या सी मेरा बी से मैच कर पा रहा है? नहीं, तो अगेन 0। उसके बाद फिर क्या मेरा डी बी से मैच कर पा रहा है? नहीं, देन अगेन 0। क्या मेरा एफ बी से मैच कर पा रहा है? नहीं, देन अगेन 0। ये एफ है, ठीक। क्या मेरा एफ, देन अगेन 0। ये भी एफ ही है। मेरा जी भी बी से मैच नहीं कर पा रहा है, देन अगेन 0। मेरा डॉलर भी बी से मैच नहीं कर पा रहा है, देन अगेन 0। अब मेरा ए भी बी से मैच नहीं कर पा रहा है, देन अगेन 0। अब यहाँ से देखो, मेरा बी जो है मैच कर पा रहा है बी से, काउंट कितना हुआ? 1। मेरा सी जो है मैच कर पा रहा है सी से, काउंट हो गया 2। मेरा डी मैच कर पा रहा है डी से, मेरा काउंट हो गया 3। मेरा ई मैच कर पा रहा है एफ से, नहीं। तो मेरा जो मैक्सिमम अब तक की जो मैं स्ट्रिंग मैच कर पाया हूँ वो 3 लेंथ की कर पाया हूँ, दैट इज 3 ईयर, ठीक। अब जेड एल्गोरिथम में क्या होता है कि अगर मैं नाइव अप्रोच यूज करूंगा तो फिर मैं अगेन इस चीज के लिए चेक करूंगा कि बी के लिए सेम है कि नहीं है। और देन मैं, हाँ, अगेन जब मैं अपनी सी के लिए चेक करने जाऊंगा, क्या सी मेरा बी से मैच करेगा? नहीं, 0। क्या मेरा डी डी से मैच करेगा? 0। अब अगर मेरी नाइव अप्रोच होती तो यही चीज मैं चेक करता और ये मेरे को एंस कर देता, ठीक है। पर जी एल्गोरिथम में क्या होता है कि जैसे मैंने देखा कि हाँ मेरे यहाँ पे स्ट्रिंग मैच किया है और 3 लेंथ के लिए मैच किया है, जैसे बी सी और डी के लिए, ठीक है। तो बी के लिए तो मैंने 3 रख दिया। अब सी और डी के लिए मैं यहाँ से जो भी इसके इस वाले इंडेक्स पे से 1 और टी के लिए जो भी सॉल्यूशन है वो वहाँ पे प्री कंप्यूटेड रखा हुआ है हमने ना, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक। जहाँ पे भी आपने देखा कि 1 और 2 पे भी 0 आ रहा है और 9 10 पर भी 0 आ रहा है। देन अगेन ई एंड एफ जी, ये वापस से 0 0 जाएंगे क्योंकि ई बी से मैच नहीं कर रहा है 0, एफ बी से मैच नहीं कर रहा है 0, जी बी से मैच नहीं कर रहा है 0। तो इसमें जो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो स्ट्रिंग की लेंथ प्लस पैटर्न की लेंथ के ही बराबर है। मतलब अगर स्ट्रिंग की लेंथ m है और पैटर्न की लेंथ n है तो m प्लस n, बिकॉज m प्लस n टोटल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी पैटर्न को मैच कराने के लिए, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सफिक्स के लिए भी चेक करना है। तो सॉरी, हाँ, मेरे को ये मेरा हो गया सफिक्स के लिए। अब मुझे प्रीफिक्स के लिए भी चेक करना है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया मेरा प्रीफिक्स के लिए। वो मुझे सफिक्स के लिए भी चेक करना है ना। अब सफिक्स के लिए चेक करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग है इसको रिवर्स करेंगे, तो जो हमारा पैटर्न है इसको रिवर्स करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर इन दोनों को मर्ज कर देंगे। जैसे ये पैटर्न का रिवर्स है ये, देन डॉलर, देन मेरा स्ट्रिंग का रिवर्स है, ठीक। उसके बाद फिर हम वापस से पैटर्न जे एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि मेरे सफिक्स के अंदर भी क्या कोई पैटर्न मैच हो पा रहा है। जैसे इसके अंदर चेक करते हैं, जैसे जी जी मैच कर रहा है। ओ सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी
जी के लिए 0 होगा, F और G मैच कर पा रहा है नहीं, 0, F और G अगेन 0, D और G अगेन 0, C और G अगेन 0, B और G अगेन 0, डॉलर एंड G अगेन 0। नाउ G एंड G एक मैच किया, F एंड F दो मैच करें, E एंड F मैच नहीं करा, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 2। देन अगेन F के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा सकता हूँ, 0 रखा, E के लिए 0, D के लिए 0, C के लिए 0, B के लिए 0 और A के लिए भी 0। तो फिर मेरा प्रीफिक्स और सफिक्स से तो मुझे पता चल गया कि मेरी मैक्सिमम लेंथ मेरे को स्ट्रिंग में जो मैं मैच कर पा रहा हूँ वो कितनी है, प्रीफिक्स से भी और सफिक्स में भी, कि पीछे से। जैसे कि इसमें देखें अगर BCD जो है वो 3 है, और जो कि मेरे यहाँ पे बता रहा है कि 3 जो है वो ये मैं मैच कर पा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग के आगे से। और FG जो है वो मेरा सफिक्स बता पा रहा है कि हाँ 2 लेंथ की जो है वो मैं पीछे से कवर कर पा रहा हूँ, ठीक। अब क्या करना है मेरे को कि अब इसके अंदर मुझे प्रीफिक्स की लेंथ और सफिक्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये फॉर्मूला, पैटर्न डॉट साइज प्लस 1 प्लस आई। इससे क्या होगा, जैसे पैटर्न मेरा जो है वो 5 है, पैटर्न का साइज जो मेरा 6 है, सॉरी पैटर्न का साइज मेरा 6 है, ठीक है, 6 प्लस 1, ठीक है, और प्लस आई। इसमें मेरा आई क्या होगा, हाँ, तो आई जो है मेरा एक फॉर लूप है, ठीक है, जो कि मेरे को जो कि मेरे को ऐसी रेंज देगा जो इंश्योर करेगा कि जितनी भी वो जो इंश्योर करेगा कि ऑल दी पॉसिबल स्टार्टिंग पोजिशंस वेयर द पैटर्न पैड कैन फुल्ली फिट इनसाइड द स्ट्रिंग str, ठीक है। जैसे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि पैटर्न का साइज मेरे स्ट्रिंग का साइज करते हैं, ठीक है। पैटर्न का साइज मेरे पास कितना है 6, स्ट्रिंग का साइज कितना है 7, 6 माइनस 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। अब जो मेरा ऐसी रेंज जो मेरा जिसमें मेरा पैटर्न फिट कर सकता है स्ट्रिंग के अंदर, वो मेरे को मिली है 0 से 1 तक के लिए, है ना। अब जैसे इसमें चेक करो, अब जो है मेरा पैटर्न जो है वो या तो 0 से 5 तक आ सकता है, ठीक है, या 1 से 6 तक की रेंज में आ सकता है, ठीक है। अगर मैं ट्राई करूंगा कि सेकेंड वाले इंडेक्स से करें तो फिर वो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि इस खुद की लेंथ जो है 6 है, और 2 से 6 तक की जो है मेरे को लेंथ कितनी देगा, सिर्फ खाली 5, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे को पॉसिबल रेंज दे देगा जिसमें मेरा पैटर्न जो स्ट्रिंग के अंदर फिट कर सकता है। अगर मैं क्या करता हूँ स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग का साइज माइनस पैटर्न का साइज करता हूँ, ठीक है, तो खाली मैं उसी के लिए चेक करूंगा, क्योंकि अदरवाइज तो मेरा जो भी मेरा प्रीफिक्स है सफिक्स वाला वो 0 ही देगा बाकी सबके लिए, है ना। जैसे इसमें हमने देखा कि जो हमारे लास्ट में एफ जी बच रहा था, जब मेरा यहाँ पर ABC मेरा कंप्लीट हुआ, सॉरी BCD जब मेरा मैच कर गया, तो FFG के लिए इसने 0 0 0 डाल दिया सब लास्ट में, ठीक। तो आई का रेंज मेरे पास आ गया 0 और 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि पहले आई 0 के लिए चेक कर लूंगा कि अगर मैं मेरा जो है वो पैटर्न मैच करता है 0 से लेकर 5 तक के लिए, तो मेरा क्या उसमें मतलब कि क्या मैक्सिमम लेंथ दे पा रहा है ना। तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस आई जो कि हो गया मेरा 0, तो हो गया 7, ठीक। 7 वाला इंडेक्स पे क्या है 0, कि यहाँ से मेरा कोई भी मैच नहीं कर पाया, जो विच इज ट्रू, ठीक। अब सेम मैं सफिक्स के लिए करूंगा। सफिक्स के अंदर क्या होगा कि पीछे से अगर मैं देखूं, है ना, तो मेरा मैक्सिमम लेंथ कितनी मिल पा रही है मेरे को, तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि पहले तो मैं पैटर्न डॉट साइज प्लस 1 विच इज 7, उसके बाद फिर स्ट्रिंग डॉट साइज, क्योंकि मैं पीछे से चेक कर रहा हूँ, पीछे मेरा स्ट्रिंग है मेरे पास, है ना, आगे मेरे पास पैटर्न था, पीछे मेरे पास स्ट्रिंग है मेरे पास। तो स्ट्रिंग डॉट साइज माइनस आई, तो स्ट्रिंग का साइज मेरे पास कितना हो गया 7 माइनस 0 माइनस 6 1 आ गया 8, यहाँ पे 8 भी 0 आ गया, ठीक है। तो मतलब कि 0 के लिए तो मेरे पास मैक्सिमम जो आया वो 0 आ पा रहा है, ठीक है। अब मैं 1 के लिए चेक करता हूँ, ये चीज मेरी रेंज थी 0 से 1 तक के लिए, तो अगर मेरा आई जो है 1 होता, तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 8 पे मेरा कितना आ रहा है 3, ठीक है, बिल्कुल सही। अब पैटर्न डॉट प्लस 7 स्ट्रिंग माइनस 7
और स्ट्रिंग का साइज मेरे पास 7 था, 7 माइनस 1 माइनस 6, ये मेरे पास हो गया 0 और ये हो गया 7, तो 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 7 फिर पास कितना है 2। अब 3 प्लस 2 5 हो रहा है और मेरे पास पैटर्न कितना बन रहा था, पैटर्न साइज मेरा 6 था। अब एक को जो है मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मेरा एक वैलिड आंसर बन सकता है अगर मैं इनमें से कोई एक पैटर्न कोई एक कैरेक्टर चेंज कर दूँ। तो ये मेरा एक वैलिड आंसर है। तो मेरे को कौन सी पोजीशन पे मिला, आई पोजीशन में मिला, तो मैं आई जो है वो रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। तो एक बार कोड देख लेते हो ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इसकी। तो कोड मेरा ये है। तो पहले मैंने वही स्ट्रिंग की लेंथ निकाली और पैटर्न की लेंथ निकाल ली, स्ट्रिंग लेंथ के अंदर पैटर्न लेंथ के अंदर। अगर मेरी स्ट्रिंग लेंथ जो है छोटी है पैटर्न लेंथ से, तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। ऑब्वियसली अगर मेरा पैटर्न जो स्ट्रिंग के अंदर फिट ही नहीं हो सकता, तो मैं मैच ही नहीं करवा सकता, तो उस केस में मेरा -1 जाएगा। फिर मैंने एक वेक्टर बना लिया, मैंने जैसे इसमें क्वेश्चन में भी दिखाया था। ठीक है, इसमें मैंने जेड ओरिजिनल नाम दिया है, जो कि मेरा इसी अरे के लिए चलेगा, जो कि मैंने रिवर्स नहीं कर रखा है। ठीक है, उसके अंदर फिर मैंने अपनी जेड एल्गोरिदम लगाई। जेड एल्गोरिदम मेरी ये थी। ठीक, मैंने क्या करा कि पहले स्ट्रिंग 1 प्लस हैश प्लस स्ट्रिंग 2, हैश जो है मेरा वो डिवाइड कर रहा है इन दोनों स्ट्रिंग को। ठीक है, फिर जो लेंथ बनी टोटल स्ट्रिंग डॉट साइज। ठीक, मैंने एक जेड अरे क्रिएट करी, एक लेफ्ट और राइट क्रिएट करा। उसके बाद फिर जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू राइट है, मैं जेड अरे के अंदर, जेड अरे आई के अंदर मिनिमम ऑफ राइट आई, राइट माइनस आई प्लस 1 और जेड अरे आई माइनस लेफ्ट, जो भी इनमें मिनिमम देगा मेरे को इन दोनों में, वो डालूंगा। ठीक, अदरवाइज आई प्लस जेड अरे आई लेस देन अगर लेंथ है मेरे, ठीक है, तो फिर मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, कि आगे क्या मेरा आगे क्या मेरा सेम मतलब वो पैटर्न बन पा रहा है, तो मैं प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो। ठीक है, फिर मैं चेक कर रहा हूँ स्ट्रिंग जेड अरे आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग आई प्लस जेड अरे आई। अगर ऐसा है तो मैं जेड अरे आई को प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ कि आई प्लस जेड अरे आई माइनस 1 अगर मेरा बड़ा है राइट से, तो लेफ्ट को मैं आई के बराबर कर दे रहा हूँ और राइट इज इक्वल टू आई प्लस जेड अरे आई माइनस 1 कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे मेरा आई और लेफ्ट और राइट जो है वो अपने अपनी पोजीशन पे आ जाए। जैसे मैंने उसमें बताया था कि मैंने उसमें 0 0 0 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने उसको आगे बढ़ाया जे को और आई को, तो ये मेरा लेफ्ट और राइट यहाँ पे आई और जे है। अगर वीडियो देखी आपने, देख लेना पीछे दोबारा। ठीक, तो ये मेरी जेड एल्गोरिदम हो गई। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि रिवर्स कर दे रहा हूँ पैटर्न को और स्ट्रिंग को, और अगेन मैं जेड एल्गोरिदम लगा रहा हूँ उसके ऊपर, ताकि मेरा सफिक्स वाला, हाँ प्रीफिक्स वाला मेरे को वेक्टर मिल जाए। ठीक, उसके बाद फिर मैं अ, अपना एक और फोर लूप चला रहा हूँ स्ट्रिंग लेंथ माइनस पैटर्न पैटर्न लेंथ से, जो कि सिर्फ खाली मेरे को वही रेंज देगा जिसमें मेरा पैटर्न जो है स्ट्रिंग के अंदर फिट हो सकता है। ठीक, जो कि मेरा वैलिड है, मेरी वैलिड रेंज है। ठीक, उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जेड ओरिजिनल में से लेंथ निकाल दे रहा हूँ। अगर मैं जीरो से चेक करूँ, ठीक है, जीरो से चेक करूँ मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी बन रही है, कितना मैं मैक्सिमम मैच करवा पा रहा हूँ। ठीक है, तो सेम चीज़ मैं जेड रिवर्स के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मेरा आई बढ़ेगा 1, तो दोबारा ये चीज़ मैं चेक करूँगा। और फिर मैं हर बार ये चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा मैच लेंथ ओरिजिनल प्लस मैच लेंथ रिवर्स है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू पैटर्न लेंथ -1 है कि नहीं। -1 मैंने इसलिए यहाँ पे करा क्योंकि मैं एक कैरेक्टर को चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास एक कैरेक्टर का डिफरेंस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक साइज का डिफरेंस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसको चेंज कर दूंगा आगे। उसके बाद जहाँ पे मेरे को पहले मिल जाएगा वहाँ पे मैं रिटर्न आई कर दूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न -1 कर दूंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये कोड समझ में आया होगा। सो थैंक यू, और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स के अंदर। थैंक यू।